स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम करेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक अवर पास्ट से हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है रूलिंग द कंट्री साइड। इस वीडियो में हम थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। यह वीडियो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं चैप्टर फर्स्ट और सेकेंड के क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड कर चुकी हूँ, जिसकी मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है, जिससे आपको सीरियल वाइज चैप्टर मिल जाएंगे हिस्ट्री के। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मैच द फॉलोइंग। पहला है रैयत। तो रैयत पहले के समय में किसान को कहते थे, इसलिए हम रैयत से पीसेंट को मैच कर देंगे। सेकंड है महाल। तो महाल पहले के समय में गांव को कहते थे, इसलिए हम महाल से विलेज को मैच कर देंगे। थर्ड है निज। निज का मतलब है बाग के मालिकों की अपनी ज़मीन पर खेती, तो इसको हम कहेंगे कल्टीवेशन ऑन प्लांटर्स ओन लैंड। फोर्थ है रैयती। रैयती का मतलब है किसानों की ज़मीन पर खेती, तो इसको हम कहेंगे कल्टीवेशन ऑन रैयत्स लैंड। क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थान भरो। पहला है, ग्रोअर्स ऑफ वोट इन यूरोप सॉ डैश एज अ क्रॉप विच वुड प्रोवाइड कंपटीशन टू देयर अर्निंग्स। इसका मतलब है यूरोप में वोट उत्पादकों को डैश से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। तो इसका आंसर है, ग्रोअर्स ऑफ वोट इन यूरोप सॉ इंडिगो एज अ क्रॉप विच वुड प्रोवाइड कंपटीशन टू देयर अर्निंग्स। तो इसका मतलब है यूरोप में वोट उत्पादकों को नील से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। सेकंड है, द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज्ड इन लेट 18th सेंचुरी बिकॉज ऑफ डैश। इसका मतलब है 18th सेंचुरी के लास्ट में ब्रिटेन में नील की डिमांड डैश के कारण बढ़ने लगी। तो इसका आंसर है, द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज्ड इन लेट 18th सेंचुरी बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि औद्योगिकरण के कारण बढ़ने लगी थी। थर्ड है, द इंटरनेशनल डिमांड फॉर इंडिगो वॉज इफेक्टेड बाय द डिस्कवरी ऑफ डैश। इसका मतलब है किसकी खोज से नील की इंटरनेशनल डिमांड पर असर पड़ा। तो इसका आंसर है, द इंटरनेशनल डिमांड फॉर इंडिगो वॉज इफेक्टेड बाय द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइस। सिंथेटिक डाइस यानी कि आर्टिफिशियल कलर। तो सिंथेटिक डाइस की खोज से पहले के लोग नील से रंगे हुए कपड़े पहनना पसंद करते थे, लेकिन सिंथेटिक डाइस की खोज के बाद लोगों ने नील से रंगे हुए कपड़े पहनना छोड़ दिए थे। इसलिए सिंथेटिक डाइस की डिस्कवरी से नील की इंटरनेशनल डिमांड पर बुरा असर पड़ा था। फोर्थ है, द चंपारण मूवमेंट वॉज अगेंस्ट डैश, यानी कि चंपारण आंदोलन किसके खिलाफ था। तो इसका आंसर है, द चंपारण मूवमेंट वॉज अगेंस्ट इंडिगो प्लांटर्स, जो नील का प्रोडक्शन करते थे उनके खिलाफ था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। हमें परमानेंट सेटलमेंट के फीचर्स बताने हैं। तो इसका आंसर है, लॉर्ड कॉर्नवालिस इम्प्लीमेंटेड द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया था। तो इसको क्यों लागू किया था? क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपने रेवेन्यू को बढ़ाना चाहती थी, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1793 में अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए परमानेंट सेटलमेंट लागू किया था। अब हम इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। फर्स्ट है, द राजास एंड तालुकदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार्स, यानी कि इस सेटलमेंट के हिसाब से राजा और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में पहचान दी गई। सेकंड पॉइंट है, दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी, यानी कि जमींदारों को किसानों से रेवेन्यू इकट्ठा कर कंपनी के पास जमा कराने का काम दिया गया। थर्ड है, द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स्ड परमानेंटली, यानी कि ज़मीनों की रेवेन्यू की अमाउंट को तय कर दिया गया था। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में कभी भी कंपनी के द्वारा अमाउंट में कोई बढ़ावा नहीं किया जाना था, लेकिन अगर कोई ज़मींदार रेवेन्यू नहीं चुका पाता था तो उसकी ज़मींदारी को छीन लिया जाता था। फोर्थ पॉइंट है, लैंड राइट्स वर टेकन अवे फ्रॉम द पीजेंट्स ड्यू टू विच द फार्मर्स बिकम डिपेंडेंट ऑन द मर्सी ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। इसका मतलब है कि किसानों से उनके लैंड के राइट्स छीन लिए गए थे, जिससे कि जो किसान थे वो ज़मींदारों की दया पर डिपेंडेंट हो गए थे। दे स्टार्टेड वर्किंग एज लेबरर्स ऑन देयर ओन फील्ड। वे अपनी ही ज़मीन पर मजदूरों की तरह काम करने लगे थे।
क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ वॉज द महालवारी सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम द परमानेंट सेटलमेंट। यानी कि हमें महालवारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट के बीच में डिफरेंस बताना है। पहले हम देखते हैं कि महालवारी सिस्टम क्या है। तो महालवारी सिस्टम बंगाल प्रेसिडेंसी में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस के लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज़ ने तैयार किया था। और अब हम देखते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट क्या है। तो जैसे कि अभी हमने थर्ड क्वेश्चन में पढ़ा था कि परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था 1793 में अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए। अब हम इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, अंडर दिस सिस्टम ओनली द हेड ऑफ द विलेज वॉज गिवन द राइट टू कलेक्ट रेंट। यानी कि इस सिस्टम में गांव के मुखिया को ही लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया था। जो लॉर्ड मैकेंजी थे उनको लगता था कि नॉर्थ इंडिया में गांव एक इम्पॉर्टेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बचाकर रखना चाहिए, इसलिए इस सिस्टम में लगान वसूल करने का अधिकार गांव के मुखिया को दिया गया था। अब हम परमानेंट सेटलमेंट में देखते हैं। इन दिस सेटलमेंट द राइट टू कलेक्ट टैक्स एंड रेंट वॉज इन द हैंड्स ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। यानी कि इस सेटलमेंट में जो टैक्स और रेंट वसूल करने का अधिकार था वो ज़मींदारों को दिया गया था। सेकंड पॉइंट है, द रेवेन्यू वॉज नॉट फिक्स्ड परमानेंटली। यानी कि इस सिस्टम में जो रेवेन्यू का अमाउंट था वो फिक्स नहीं था। परमानेंट सेटलमेंट में देखते हैं, द रेवेन्यू अमाउंट ऑफ द लैंड्स वॉज परमानेंटली फिक्स्ड। यानी कि इस सेटलमेंट में जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का अमाउंट था वो फिक्स था। थर्ड पॉइंट है, अंडर द महालवारी सिस्टम द रेट ऑफ रेवेन्यू वेराइड अकॉर्डिंग टू द फर्टाइल पावर ऑफ द फील्ड्स साइज एंड द स्टेटस ऑफ द कस्टम ऑफ देयर ओनर्स। यानी कि महालवारी सिस्टम में खेतों की फर्टाइल पावर और उनके साइज और मालिकों के रीति रिवाज के स्टेटस के हिसाब से रेवेन्यू की रेट अलग अलग थी। परमानेंट सेटलमेंट में थर्ड पॉइंट है, इन परमानेंट सेटलमेंट देयर वॉज अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ रेवेन्यू ऑन ऑल टाइप्स ऑफ फार्म्स। यानी कि इस सिस्टम में सभी प्रकार के खेतों पर रेवेन्यू की जो रेट थी वो सेम थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव टू प्रॉब्लम्स विच अरोज विद द न्यू मुनरो सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रेवेन्यू। यानी कि मुनरो सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स आई थी हमें उनमें से कोई 2 प्रॉब्लम्स बतानी है। तो पहले हम जानते हैं कि मुनरो सिस्टम था क्या। तो ब्रिटिश कंट्रोल वाले साउथ के एरियाज़ में भी परमानेंट सेटलमेंट की जगह नए सिस्टम को शुरू किया गया था जिसको हम मुनरो सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम को लागू करने वाले मुनरों को लगता था कि साउथ एरिया में ट्रेडिशनल ज़मींदार नहीं थे, इसलिए उनका आर्ग्यूमेंट था कि उन्हें डायरेक्ट किसानों से ही सेटलमेंट करना चाहिए। लेकिन इस सेटलमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। पहली है, टू इंक्रीज द इनकम द रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैड फिक्स्ड द रेवेन्यू टू मच विच द फार्मर्स वर नॉट एबल टू पे एंड लेफ्ट द विलेज। यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर्स ने इनकम को बढ़ाने के लिए रेवेन्यू कुछ ज़्यादा ही फिक्स कर दिया था जिसे जो फार्मर्स थे वो चुका नहीं पा रहे थे और गांव छोड़कर भाग रहे थे। सेकंड पॉइंट है, द ऑफिसर्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मुनरो सिस्टम दैट दिस न्यू सिस्टम वुड मेक द फार्मर्स प्रॉस्पेरस एंड हैप्पी बट इट डिड नॉट हैपन। इसका मतलब है मुनरो व्यवस्था में ऑफिसर्स को उम्मीद थी कि ये जो नया सिस्टम है वो किसानों को संपन्न और खुशहाल बना देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि जो किसान थे वो रेवेन्यू चुकाने के लिए बड़े बड़े मनी लेंडर से कर्ज लिए जा रहे थे और उसमें फंसते जा रहे थे। किसानों के ऊपर कर्ज का बहुत बड़ा बोझ हो गया था, इसलिए वे लोग किसानी छोड़ने लगे थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई वर रैयत्स रिलक्टेंट टू ग्रो इंडिगो। यानी कि जो रैयत थे वो नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे। तो इसका आंसर है, रैयत्स वर रिलक्टेंट टू ग्रो इंडिगो बिकॉज रैयत नील की खेती करने से निम्न कारणों से कतरा रहे थे। पहला कारण है, फार्मर्स वर गिवन एडवांस लोन टू कल्टिवेट इंडिगो बट वर फोर्स्ड टू सेल द क्रॉप्स एट लो प्राइजेस आफ्टर हार्वेस्ट ड्यू टू विच दे वर अनेबल टू रीपे देयर लोन्स एंड ट्रैप्ड इन अ नेवर एंडिंग डेट साइकिल। यानी कि किसानों को नील की खेती करने के लिए एडवांस में लोन दिया जाता था, लेकिन फसल कटने पर उसी फसल को कम कीमत पर बेचने को मजबूर कर दिया जाता था, जिससे वे अपना लोन नहीं चुका पाते थे और कभी ना ख़त्म होने वाले कर्ज में फंस जाते थे। सेकेंड पॉइंट है, द प्लांटर्स वांटेड द फार्मर्स टू कल्टीवेट इंडिगो इन देयर मोस्ट फर्टाइल फील्ड्स ओनली। यानी कि जो बागान मालिक हैं वो चाहते थे कि किसान अपने सबसे फर्टाइल फील्ड में ही नील की खेती करें। बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम विथ इंडिगो दैट इट्स रूट्स वर वेरी डीप। लेकिन नील की खेती के साथ एक परेशानी थी कि उसकी जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी होती थी,
एंड पैडी कुड नॉट बी कल्टिवेटेड देयर आफ्टर इंडिगो कल्टिवेशन। और वहाँ पर नील की खेती करने के बाद धान की खेती नहीं करी जा सकती थी, मतलब कि जो ज़मीन है वो बंजर हो जाती थी नील की खेती के बाद, इसलिए वहाँ पर धान की खेती नहीं करी जा सकती थी। थर्ड पॉइंट है द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ इंडिगो एंड द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ पैडी वॉज द सेम ड्यू टू विच लेबर्स वर अवेलेबल टू द फार्मर्स फॉर हार्वेस्टिंग ऑफ इंडिगो। यानी कि नील की कटाई का वक्त और धान यानी कि पैडी की कटाई का वक्त एक ही होता था, जिससे किसानों को नील की कटाई के लिए ही जो लेबर्स थे वो अवेलेबल हो पाते थे। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट वर द सर्कमस्टेंसेस विच लेड टू द इवेंचुअल कोलैप्स ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन इन बंगाल। यानी कि किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धाराशायी हो गया, धाराशायी यानी कि बंद हो गया। द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो कोलैप्स अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। यानी कि जो नीचे हमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं, इन कंडीशंस में जो नील का उत्पादन है वो बंद हो गया। पहली कंडीशन है इन मार्च 1859 थाउजेंड ऑफ रेड्स इन बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो एंड रिफ्यूज टू पे रेंट टू द प्लांटर्स एंड अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज। यानी कि 1859 में हजारों किसानों ने नील की खेती से इनकार कर दिया और बागान मालिकों का लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया, और जो नील की फैक्ट्रियां थी उस पर वो लोग अटैक करने लगे थे। सेकेंड कंडीशन है रैयत श्योर दैट दे वुड नो लॉन्गर टेक एडवांटेजेस टू सॉ इंडिगो नॉर बी बुलिड बाय प्लांटर्स लठियाल। यानी कि जो रैयत थे उन्होंने कसम खाई कि वे नील की खेती के लिए ना तो कर्ज लेंगे और ना ही बागान मालिकों के लाठीदार गुंडों से डरेंगे। थर्ड पॉइंट है टू अवॉइड अ सिचुएशन लाइक द रिबेलियन ऑफ 1857 द ब्रिटिश थॉट इट राइट टू लीन टूवर्ड्स द रैयत्स एंड सेड दैट द रैयत्स कुड नॉट बी फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिगो। यानी कि 1857 के रिबेलियन से बचने के लिए अंग्रेजों ने रैयतों की तरफ झुकना सही समझा और कहा कि रैयतों को इंडिगो का कॉन्ट्रैक्ट मानने के लिए हम मजबूर नहीं कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है द इंडिगो कमीशन डिक्लेयर्ड दैट इंडिगो प्रोडक्शन वॉज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर रैयत्स। यानी कि जो इंडिगो कमीशन है उसने डिक्लेयर कर दिया कि जो इंडिगो का प्रोडक्शन है वो रैयतों के लिए फायदेमंद नहीं है। द कमीशन आस्क्ड द रैयत्स टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। और इंडिगो कमीशन ने रैयत से बोला कि आप अपने पुराने नील के कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करिए, बट ऑल्सो टोल्ड देम दैट दे कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस इंडिगो इन फ्यूचर। और बाद में आप नील की खेती को बंद कर सकते हैं। तो बस चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर ख़त्म हुए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर के ऊपर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।